फिर से आपका स्वागत है। वो वीडियो कट गया था। यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख चुके थे कि यहाँ तक। अब उसके बाद आगे से देखते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कॉरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। अब कोरियोलिस बल के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत की वायु एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उत्तर उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब के ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये पवनें कृष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत के अधिकांश क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिम प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव का एक मुख्य घटक जेट धारा भी है। जेट धारा क्या है? जेट धारा लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उच्च अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। यहाँ जेट धारा के बारे में दिखाया गया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। जेट धारा के एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत से अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। आगे देखते हैं कि इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। ठीक है। अब पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में यहाँ पर दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। क्या अपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? जो लौटती हुई मानसून जो होता है, जो चक्रवात के रूप में वो जब पश्चिमी क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है,
उसके बारे में, या फिर जो ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में, इस सब का जो प्रभाव होता है उसी सब की चीज़ के बारे में बताने का यहाँ पे कोशिश किया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इस मैप में देखते हैं कि किस तरह से मैप में बताया गया हुआ है। ठीक है, देखिए नीचे लिखा गया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति। ठीक है, यहाँ आपको दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, तो जो लौटती हुई मानसून जो ऐसे आती है, ठीक, इसको डबल करके थोड़ा दिखाते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा साफ साफ दिखेगा। ये हो गया अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो जो लौटती हुई मानसून जो ऐसे आती है ना, ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में यानी कोरोमंडल क्षेत्र पर जो ये वर्षा होती है ना, सो अक्टूबर और नवंबर के में होता है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र यानी भारत के जो मैदानी क्षेत्र ये हो गया, यहाँ पर वर्षा ज़्यादातर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है, जो कि मतलब यहाँ से होकर के ऐसे मतलब एक आता है और एक ऐसे आता है। ठीक है, और यहाँ करके के काफ़ी वर्षा होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि तिब्बत का पहाड़ जो यहाँ है और इसके जस्ट बाद जो हिमालय का जो क्षेत्र है, यह मतलब इधर से जो आने वाली शीत ऋतु, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो ये जो हिमालय का जो क्षेत्र हो गया, तो इधर से जो शीत ऋतु में जो आती है ना वर्षा, सॉरी मानसून, तो हिमालय इस चीज़ को रोक देता है और रोक देने के कारण भारत में ठंडी कम पड़ती है अपेक्षाकृत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मौसम की स्थिति के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भारतीय मानसून, भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाली नाविकों ने सबसे पहले मानसूनी परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज़ पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मानसून के आगमन के से थोड़ा सा यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया हुआ है। आगे देखते हैं। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब में दिया गया हुआ है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदीय प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, ब में दिया गया हुआ कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त में 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी जो मेडागास्कर जो क्षेत्र है जो कि हिंद महासागर में है, एक द्वीप के रूप में देश है, उसके बगल में जो क्षेत्र है
उसे वहाँ पर जो उच्च दाब मतलब उच्च क्षेत्र है, जिसके उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति से तीव्रता जो है तीव्रता के कारण यहाँ के भारत के मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट के रूप में दिया गया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ठीक है। अगला पॉइंट में दिया गया हुआ कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धारा का तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ठीक है। एक यहाँ पॉइंट में दिया गया है कि अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। ठीक है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12.5 डिग्री दक्षिण से 131 डिग्री पूर्वी तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम की दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाली मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल नीनो जब उत्पन्न होती है तो भारत के मानसून पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर देखते हैं कि जो पेरू की ठंडी जलधारा जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। एल नीनो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइट्स को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र के सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिलन कर देती है। ठीक है। आगे देखते हैं मानसून की आवागमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसून पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी मानसून का फटना कहते हैं तथा इससे मानसून पूर्व बिछोर के पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीपीय के क्षेत्र छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर का शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा मैप में कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी होकर के दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और एक अरब सागर के होकर से राजस्थान होते हुए ये मैदानी क्षेत्र में कैसे प्रवेश करती है उसी के बारे में बताया गया हुआ है।
ठीक है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्र से आगे एक लाइन छूट गया। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून से आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्र से आगे और बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिमी में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंचती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। ठीक है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाती है। ठीक है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय के उत्तर भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों से मानसून की वापसी हो जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। ठीक है। अब ऋतु के बारे में देख लेते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता यह एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भी विभिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत के मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये ऋतु शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। अब शीत ऋतु के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पे एक मैप दिया गया हुआ है जिसको देखिए कि मानसून के आगमन के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है। कि किस डेट को कहाँ पर ये मानसून पहुँचती है। ठीक है। ये वर्षा के बारे में दिखाया गया हुआ है। 15 जून, 1 जुलाई चंडीगढ़ का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र, पटना, इस सब चीज़ के बारे में दिखाया गया हुआ है कि वर्षा किस डेट को कहाँ पहुँचती है। ठीक है। आप लोग इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम
होते हैं। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र में बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवने के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि प्रायद्वीपीय जो भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस सब का परिवर्तन न के बराबर होता है। अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं। सूर्य के सूर्य की ओर उत्तर की ओर आभासी गति के कारण वायुमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधी आती है। ये आंधी अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इस कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है कर्नाटक एवं केरल के क्षेत्र में। और यह क्वेश्चन इस बार BPSC 68वीं में भी आया हुआ था कि आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में जो वर्षा होती है, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर आम्र वर्षा होगा। ऑप्शन में मैंगो सावन